हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। कैसे आप सभी लोग? कनेक्ट हो जाएंगे और चेक कर लीजिए आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं। हेलो मनमोहन, गुड आफ्टरनून। कैसे चल रही है प्रिपरेशन? और इंजीनियरिंग मैथ्स का जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, अभी तक जितनी भी चीजें हमने देख ली है, चाहे हमने मैट्रिक्स पर बेसिक ऑपरेशंस की बात की, या फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, या फिर आपने जैसे देखा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं मैट्रिसेस पर, और उसको यूज करके फिर हमने डिटरमिनेंट्स देखा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमने देखा कि प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें और अगर हम हमारे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा हमारे पास, अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो फिर उसके रैंक को हम डायरेक्टली, जो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड यूज करके हमने कुछ हायर ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट वैल्यूज देखी। सारी चीजें क्लियर है? हेलो हार्दिक। तो कुछ लोगों का फिर से आज ब्लॉक हो गया था, क्योंकि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर टूल शायद आप रखते होंगे मोबाइल में, इसलिए कई बार आपको ये परेशानी आ रही है। चलिए, तो क्लियर है सारी चीजें? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिए कुछ। मैंने बोला था आप लोगों से जो भी आप वर्कबुक फॉलो करने वाले हैं वो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, या फिर मैं ही आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स के वर्कबुक अपने टेलीग्राम चैनल पर तो है अवेलेबल। उसमें से जो भी आप लोग सेलेक्ट करें, जिससे भी क्वेश्चंस आपको करने हो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखें क्या? डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, क्या मैट्रिक्स के भी जो भी चीजें हमने देखी है उन पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिले, ट्राई किया आप लोगों ने? चलिए, तो ठीक है, वर्कबुक से ट्राई किया आपने, वेरी गुड मनमोहन। तो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जहां तक चीजें हमने देखी हैं वहां तक के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी चीजें हमारी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है मेनली हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जैसे वेक्टर्स के लिए हम वेक्टर स्पेस की बात बाद में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए रैंक जब हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक हम डिफाइन करते हैं वो एक्चुअली वो क्या चीज है, जितने भी हमारे पास इन लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स होते हैं। तो बस हम अपनी वेक्टर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम डिपेंडेंसी कैसे देखते हैं वेक्टर्स की, उसके बाद हम रैंक को डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बाद हम यहाँ अलग से डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस का टॉपिक। ठीक है हार्दिक, यस सर, मेड इजी PYQ से लिए सर। चलिए, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बोला जो भी रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्चुअली उनमें करेक्शन एक कह सकते हैं रेगुलर प्रोसेस होती है, तो हर साल उसमें करेक्शन के बाद वो चीजें आपको ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अगर देखें, जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है, दैट इज इस तरह से, अगर हमारे पास लिखी हुई चीज A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, तो ये हम जानते हैं कि इसमें से अगर हम ये डिफाइन करें, जैसे हमने अगर जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एंट्रीज दिख रही है इस मैट्रिक्स की, तो ये हमारे पास चाहे इसको हम बात करें तो अपने आप में ये चीज क्या, हमारे पास एक रो वेक्टर, ठीक है, इसकी बात करें या फिर आप इसकी बात कर लें, ये सब ये अपने आप में क्या है, ये रो वेक्टर्स है। दीज आर रो वेक्टर्स। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स हमने नाम दिया अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ये वर्टिकल एंट्रीज को देखते हैं तो हम इनको क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉलम वेक्टर्स। चाहे हम इस कॉलम को देख लें, इसको देख लें, अपने आप में इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, ये सभी क्या है, दीज आर कॉलम वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई अगर हमारे पास रो वेक्टर होगा, रो वेक्टर अगर हमारे पास, मतलब हमारे पास अगर हम कहें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऐसा जिसमें एक ही रो है, तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लेते हैं, m क्रॉस n, जहां पर m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। तो अगर कोई रो वेक्टर है तो 1 क्रॉस n हमारा वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर हम कॉलम वेक्टर कहते हैं, कॉलम वेक्टर, तो आपको पता है कॉलम वेक्टर के लिए अगर हमने कहा तो मैट्रिक्स में रो की वैल्यू कितने भी नंबर हो सकते हैं रो के, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हमेशा वो सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं इज m क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी।
तो ऐसे हमारे पास अगर हमें वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी होती है तो हम दो वेक्टर्स को कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख सके। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके पास x1 और x2 दो वेक्टर्स हैं, अगर आप x1 इक्वल्स टू 3 x2 लिख पा रहे हैं, मतलब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं वर्डिंग्स में, दैट इज two vectors are said to be linearly dependent if one can be written as scalar multiple of other ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास एक वेक्टर है x1, अगर इस x1 वेक्टर में एंट्रीज है लेट्स से 1 5 7 और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर हमारे पास x2, अगर इस वेक्टर में एंट्रीज है हमारे पास लेट्स से 3 15 एंड 21। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि इसकी जो एंट्रीज है 1 into 3 is 3, 5 into 3 is 15 and 7 into 3 is 21। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू, या आप लिखे x2 इक्वल्स टू 3x1, ऐसा आप लिख सकते हैं। x2 is equals to what 3x1, मतलब इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 3x1 minus x2 is equals to 0। तो अगर हम कभी ऐसा लिख पाते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के टर्म्स में, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम ये जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई 3x1 x2 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं α1 x1 अल्फा प्लस α2 x2 इज इक्वल्स टू 0। जहां पर अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि α1 की वैल्यू 3 है और α2 की वैल्यू -1। α2 की वैल्यू कितनी है? -1। तो अगर हम कभी जितने भी हमारे पास वेक्टर्स गिवन, अब यहाँ पर हम एक कॉमन स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हो x1 x2 x3 से लेकर xn तक, तो उन सभी वेक्टर्स के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि ये वेक्टर्स हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, दैट इज वेक्टर्स x1 x2 x3 up to xn are said to be linearly independent if the equation α1 x1 plus α2 x2 plus α3 x3 up to so on to alpha n xn is equals to 0 is satisfied only for α1 equals to α2 equals to so on up to alpha n all equals to 0। देखिए, अगर हमारा वेक्टर, जैसे अभी हमने दो वेक्टर्स लिए, अगर ये डिपेंडेंट थे तो अगर हमने ये इक्वेशन बनाई α1 x1 plus α2 x2 equals to 0, तो इस इक्वेशन की जब हमने वैल्यूज फाइंड की तो α1 और α2 की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज आ रही। तो अगर इनमें से एक भी कोफिशिएंट नॉन जीरो अगर आ रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए α1 x1 plus α2 x2 equals to 0 को, तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स हमारे डिपेंडेंट हैं। तो वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? अगर हमारे पास x1 से लेकर xn तक वेक्टर्स हैं और अगर उन सभी वेक्टर्स से हम एक इक्वेशन बनाएं, α1 x1 मतलब इस वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट प्लस इस वेक्टर का कुछ कोफिशिएंट, इसका कुछ कोफिशिएंट्स, और अगर इन सबको ऐड करके 0, अगर हमने ये इक्वेशन बनाई तो ये इक्वेशन अगर हमें सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है ओनली फॉर जब ये सभी हमारे एलिमेंट्स की जो कोफिशिएंट्स है अगर ये 0,
ऑब्वियसली अगर ये सभी एलिमेंट जीरो हैं तब तो ये ओवरऑल 0 + 0 + 0 से 0 आएगा ही। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दूसरा ऐसा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर किसी भी कोफिशिएंट के अगर नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो आप कहेंगे कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें जितने भी ये अगर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक, इन सभी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं वेक्टर स्पेस आपको करवाऊंगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से वहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो पर्पस है, क्योंकि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एंट्री करने वाले हैं, तो उसके लिए जितनी चीज जरूरी है समझना, बस उतना हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमने बात की कि इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के लिए सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू सिर्फ 0 पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाकी किसी और नॉन जीरो वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वेक्टर्स हमारे कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑल इक्वल्स टू 0, ये सभी हमारे पास कोफिशिएंट्स 0 के लिए ही बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप और कैसे समझ सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारे 0 के लिए सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे? तो जैसे मान लीजिए हमने दो वेक्टर्स लिए, फिर से अगर मान लीजिए हमने अपनी ईज के लिए, अपने समझने के लिए, अगर मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया x1, दैट इज लेट्स से 3 and 5, और एक हमने वेक्टर ले लिया x2, दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से इट इज 12 and 20। तो आपको यहां से देखकर समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर हमारे कैसे हैं? डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम यहाँ लिख सकते हैं x2 इज इक्वल्स टू 4x1, ऐसा लिख सकते हैं आप। 3 into 4 is 12, 5 into 4 is 20। अगर हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करें तो हम कहेंगे 4x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। अगर ये कोफिशिएंट नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वेक्टर्स हमारे कैसे हैं? डिपेंडेंट। ये तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? डिपेंडेंट। अब इस चीज को आप और इजीली, जैसे यहाँ तो इजी रिलेशन दिख रहा है या 2 + 2 में ज्यादा आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको हम अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर देखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं इस रिजल्ट को? अगर आप x1 और x2 इन दोनों कॉलम से एक मैट्रिक्स फॉर्म करें। अगर मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म किया यहाँ से, इन दोनों कॉलम वेक्टर्स, इन दोनों रो वेक्टर्स से, कॉलम वेक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाया आपने, दैट इज 3 5 12 and 20। अब अगर आप इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करेंगे, अगर हम इस डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करें मैट्रिक्स की, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 60 - 60 दैट इज 0। तो अगर हम जिन वेक्टर्स को देख रहे हैं, अगर उन वेक्टर्स को लेकर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर पाते, ठीक है, तो अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं हमारे वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर वेक्टर्स can be used to form a square matrix then if the matrix is singular का मतलब पता है आपको कि अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, that is determinant of A is 0, then vectors will be linearly dependent. Vectors will be linearly dependent. समझ रहे हैं? यहां तक समझ पा रहे हैं क्या बात की हमने? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक दूसरे से स्केलर मल्टीपल के थ्रू अगर रिलेटेड है, तो उस केस में अगर हम इन वेक्टर्स को लेकर एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है तो हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक की और अगर ये वैल्यू 0 आ रही है, मतलब अगर मैट्रिक्स आपका सिंगुलर आया, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं? डिपेंडेंट है। अगर ये नॉन जीरो आएगी तभी हमारे वेक्टर्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये तीन वेक्टर्स गिवन होते, x1 दैट इज से ठीक है, कुछ भी एंट्री ले लेते हैं हम x1 में, 5 6 8। एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है x2 दैट इज
ये मान लीजिए आपके पास ये तीन हमारे पास अगर गिवन है वेक्टर्स x1 x2 x3 हमारे पास ये 3 कॉलम वेक्टर्स गिवन है। अब इन कॉलम वेक्टर्स को अगर आपको चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या नहीं है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 30 + 10 = 40, 12 + 36 = 48 एंड 50 + 14 = 64। तो अगर हम उन एंट्रीज को देखें तो 5 × 8 = 40, इन दोनों का जो सम है 40 वो 5 के 8 टाइम्स है। ऐसे इन दोनों का जो सम है 36 + 12 दैट इज 48 वो 6 का 8 टाइम्स है। इन दोनों का जो सम है 64 वो 8 का 8 टाइम्स है। मतलब यहाँ से अगर आप एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहें तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें दिख रहा है कि 8x1 - x2 - x3 = 0। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे या तो हम इसको ऐसे लिख दें कि 8x1 + -x2 + x3 = 0। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें सभी एंट्रीज को और इन दोनों को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये रिजल्ट हमें कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। मतलब यहाँ से फिर से आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे 8x1 - x2 - x3 = 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको α1x1 + α2x2 + α3x3 से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि α1 की वैल्यू 8 मिल रही है, α2 की वैल्यू -1 मिल रही है और α3 की वैल्यू भी हमारे पास -1 मिल रही है। तो जैसे ही हमारे ये जो कोफिशिएंट्स हैं अगर ये एक भी नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? डिपेंडेंट है। तो यहाँ से देखकर आपको पता चला, इसको देखकर आप कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये चेक कैसे हो जाता है? अगर आप फिर से ये आपको दिख रहा है कि अगर हम तीनों मैट्रिसेस इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन कर ले तो हम एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं दैट इज 5 6 8 then it is 30 12 and 50 and it is 10 36 and 14। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करते हैं तो फिर से देखिए कितनी आ रही है डिटरमिनेंट वैल्यू। a is equals to 5 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 12 into 14 that is 168। ठीक है, ये माइनस ये वैल्यू आ गई हमारे पास ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ये -30 के साथ क्या आएगा -30 इंटू अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14 into 6 84 एंड -36 into 8 288 और फाइनली +10 इंटू ये इसके साथ आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 50 into 6 is 300 एंड -12 into 8 is 96। तो अब अगर आप इन वैल्यूज को चेक कर ले दैट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं 168 minus 1800 is -1632 into 5 is it is -8160 minus ये हमारे पास जो वैल्यू है that is 84 minus 288 is equals to 204 into 30 is ये माइनस +6120 आ जाएगा और ये वैल्यू है हमारे पास 300 minus 96 into 10 that is equals to 2040। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई +2040। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा that is 2040 plus 6120 is equals to 8160। तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो आनी ही थी। अगर हमारे पास ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली हम अगर इससे मैट्रिक्स फॉर्म करके देखेंगे तो उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, आ रही है 0 वैल्यू? वेरी गुड। तो इस तरह से हम वेक्टर्स की डिपेंडेंसी चेक करते हैं। ठीक है, अब इसी वेक्टर्स की डिपेंडेंसी जैसे हमने देखा रो वेक्टर्स हो या कॉलम वेक्टर्स हो दोनों ही केसेस में हम चेक कर सकते हैं डिपेंडेंसी। तो अब आप डिफाइन करने वाले हैं यहाँ से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं रैंक को समझने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइनर्स की, तो किसी मैट्रिक्स के लिए हम माइनर कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है
तो n मान लीजिए 4 है हमारे पास, कोई 4x4 मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर हम कोई भी उसका अगर हम सब मैट्रिक्स डिफाइन करें, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, मतलब 4x4 में से आप 2x2 कोई आप ले लें उसका, या फिर आप 3x3 कोई उसका सब मैट्रिक्स ले लें, तो ऐसे सभी सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? माइनस कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर माइनस, तो इसको हम कहते हैं इट इज अगर हम वर्डिंग से पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, दैट इज इफ वी टेक R cross R, it is square submatrix। जैसे सेट का सबसेट होता है, जैसे मान लीजिए आपके किसी सेट में 1 2 3 4 से लेकर 10 तक एंट्रीज है, तो 1 से 10 तक एंट्रीज आपके पास एक सेट है, उसके अगर आप कुछ एलिमेंट्स जैसे 2 4 6 आप उसको उसका सबसेट कह सकते हैं, 3 5 7 इसको एक सबसेट कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें से जितने भी हम स्क्वायर मैट्रिसेस ले सकते हैं, उन सभी स्क्वायर सब मैट्रिसेस को, उसको हम क्या बोलेंगे? सब मैट्रिसेस हम सभी। और जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगे उन सभी को हम क्या नाम देते हैं? माइनस नाम देते हैं। मतलब अगर आप लिखें तो हम लिख सकते हैं इफ वी टेक R cross R square submatrix from a given n cross n from a given matrix, then determinant so formed by R cross R submatrix is called as a minor of the matrix of order R। देखिए वर्डिंग्स में थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कंफ्यूज होने वाला। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से एक मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज है कुछ भी हम वैल्यूज दे सकते हैं, 2 3 4 5 1 2 3 5 3 6 6 4 5 2 3 1 2 8। तो ये हमारे पास क्या है? एक हमारे पास ये 4x4 मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में से हम जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस इससे फॉर्म कर सकते हैं, वो सभी स्क्वायर मैट्रिसेस इसके सब मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब हम अगर इस 4x4 में से जितने भी हम स्क्वायर सब मैट्रिसेस निकाल सकते हैं, उन सभी स्क्वायर सब मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? उस सभी के डिटरमिनेंट्स को हम इसका माइनर कहते हैं। जैसे यहां से अगर हमने एक ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए हमने यहां से एक ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लिया, ये 3x3, तो ये क्या कहलाएगा? इसका एक सब मैट्रिक्स है ये। और अगर हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे इसका एक थर्ड ऑर्डर का माइनर है। आप इसका लिख सकते हैं थर्ड ऑर्डर माइनर। इसका एक थर्ड ऑर्डर माइनर क्या हो सकता है? तो इसका एक थर्ड ऑर्डर माइनर हो सकता है, अगर हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में ये एंट्रीज लिख दें, 2 3 6 देन 5 4 5 2 एंड इट इज 1 2 8। तो हम क्या कहेंगे? ये इसका एक थर्ड ऑर्डर का माइनर है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही थर्ड ऑर्डर का माइनर होगा। अभी हमने इसको लिया, अगर हम यहीं पर अगर हम दूसरा एक थर्ड ऑर्डर का माइनर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते थे, ये भी इसका एक थर्ड ऑर्डर का माइनर है। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास 3x3 का, फिर से अगर हम इसको चेक करें 2 3 4 1 2 3 6 4 5, तो इसको भी कहेंगे ये इसका एक थर्ड ऑर्डर का माइनर। या फिर अगर हमें इसका अगर सेकंड ऑर्डर का माइनर डिफाइन करना होता तो जितने भी 2x2 एंट्रीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो सभी डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसके माइनर्स कहलाएंगे। जैसे 4 5 3 6, अगर इन चार को ले लिया हमने तो ये इसका एक सेकंड ऑर्डर का माइनर कहलाएगा। तो दो चीजें हमें समझनी है रैंक के लिए, एक लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ रो एंड कॉलम वेक्टर्स, और दूसरी चीज की माइनर्स क्या होते हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों के टर्म्स में हम रैंक को डिफाइन करते हैं। रैंक की दो डेफिनेशंस हैं, और एक डेफिनेशन हमारे यहाँ माइनर से आती है, दूसरी डेफिनेशन हमारी डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर से आती है। ये समझ रहे हैं सभी लोग? इसमें किसी को कोई डाउट? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगे उन सभी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम उस मैट्रिक्स के माइनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें
अब आप हेडिंग लिख सकते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको इस सिंबल से नॉर्मली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज सिंबल फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो जब हम डिफाइन करते हैं रैंक डिपेंडेंसी के टर्म्स में, तो आप डिफाइन करते हैं इसको, दैट इज इट इज द नंबर ऑफ linearly independent row or column vectors whichever is less is called as रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के लिए अगर हमने देखा कि उसमें जितने भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, सभी अपने आप में रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर्स हैं, तो अगर हम उनको चेक करें कि इसमें से कितने ऐसे वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ऐसे ही आप रो वेक्टर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, कॉलम वेक्टर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 4x4 मैट्रिक्स है, अगर आपको दिखता है कि इसमें 3 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन 2 रोज ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जो छोटा नंबर होगा, हमारे पास जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, उनमें से जो छोटा नंबर होगा वो हमारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। नॉर्मली आप इस चीज को यूज नहीं करते हैं, चेक करने के लिए इसको हम यूज नहीं करके अभी जो हमने माइनर देखा उस माइनर के प्रोसीजर पर हम स्टिक रहेंगे और उससे हम जब फाइंड करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो उसको हम काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आप सेकंड यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज the rank of the matrix is the order of highest order non-zero minor of that matrix। क्या लिखा हमने? अभी अभी हमने ऑर्डर की बात की, माइनर की बात की। जैसे हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई 4x4 मैट्रिक्स है तो इसमें 2x2 मतलब सेकंड ऑर्डर का भी माइनर हम देख सकते हैं, इसमें थर्ड ऑर्डर का भी माइनर हो सकता है, और मैक्सिमम माइनर जो होगा 4 ऑर्डर का माइनर हो सकता है, क्योंकि 4x4 से बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स इससे नहीं बन सकता। इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा वो अपने आप में यही मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम इसमें जितने भी माइनर्स हैं सभी माइनर्स को हम चेक करें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर होगा जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है, मतलब जैसे हमने इसमें 2x2 माइनर लिया, हो सकता है वो नॉन जीरो हो, इसका मतलब है कि रैंक कम से कम तो 2 है, उससे बड़ी भी हो सकती है। फिर हमने 3x3 माइनर अगर चेक किया, अगर 3x3 माइनर भी नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि रैंक कम से कम 3 है या उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिर हमारी रैंक किसी 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 ऑर्डर से माइनर तो बड़ा इसमें है ही नहीं। तो माइनर का मतलब रैंक का मतलब है इसमें जितने भी माइनर्स हो सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर माइनर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर माइनर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर माइनर हो सकता है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो, मतलब इसमें जो भी आप डिटरमिनेंट्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है वही इस मैट्रिक्स की रैंक को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। जो आपको हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर दिखता है वही उस मैट्रिक्स की रैंक बताता है। ठीक है, तो यहाँ एक ये डेफिनेशंस क्लियर हो रही है, एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्या ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं? रैंक के लिए हमने ये जो 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं? ओके, तो यहां से जैसे मान लीजिए हमने अगर बात की कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 3 4 5 8 6 10 16 12। देखिए, अब यहाँ पर आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यूज हमें देखते जाना है कि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो है या नहीं, थर्ड ऑर्डर का जीरो है या नहीं। तो इसमें आपको दिखता है कि जो मैक्सिमम हम इसमें माइनर ले सकते हैं वो किस ऑर्डर का ले सकते हैं? थर्ड ऑर्डर का, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो थर्ड ऑर्डर से ज्यादा हमारा माइनर तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें? 5 into 2 is 10, 8 into 2 is 16 and 6 into 2 is 12। मतलब इसमें ये जो 2 रोज हैं हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, और हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में कि जब 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं या 2 रोज प्रोपोर्शनल हो जाएं
तो उस केस में डेफिनेटली इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमें यहाँ इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो दो रोज है, ये दो रोज हमारे प्रोपोर्शनल, दीज रोज आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर रोज प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ये हमें पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रैंक अगर हमें इसकी निकालनी होती, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते इसका थर्ड ऑर्डर माइनर, तो थर्ड ऑर्डर माइनर हमारा क्या होता, यही सभी एंट्रीज 2 3 4 5 8 6 एंड 10 16 12। तो अगर हम थर्ड ऑर्डर माइनर की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनर तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ ए है दैट इज डेफिनेटली लेस देन 3। इसका मतलब है कि रैंक 3 तो नहीं हो सकती। अभी अगर आप देखते हैं आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स आया 3x3 मैट्रिक्स, तो इसकी जो पॉसिबल रैंक है, अगर आप यहां से देखते हैं पॉसिबल रैंक, तो इसकी रैंक क्या क्या पॉसिबल हो सकती थी, पॉसिबल रैंक, तो इसकी रैंक पॉसिबल हो सकती थी मैक्सिमम 3, 3 नहीं होगी तो 2 पॉसिबल है, 2 नहीं होगी तो 1 भी पॉसिबल है, और 1 नहीं होगी तो 0 भी रैंक पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 2 1 या 0 में से कुछ भी एक रैंक होनी है इसकी। अब हमने देखा कि थर्ड ऑर्डर माइनर जो है वो तो 0 है, इसका मतलब रैंक 3 नहीं है, 3 से कम। तो अब आप इसके सेकंड ऑर्डर माइनर्स को चेक करेंगे। तो अगर हम इसके सेकंड ऑर्डर माइनर को चेक करें, जैसे अगर हमने एक सेकंड ऑर्डर माइनर ये लिया, ठीक है, अगर हम एक ये सेकंड ऑर्डर माइनर को चेक करें तो हमें क्या दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर माइनर। तो सेकंड ऑर्डर का हमारे पास एक माइनर अगर हमने ऐसा डिफाइन किया 8 6 16 एंड 12, तो यहां से आपको दिख रहा है ये वैल्यू कितनी है, 12 into 8 is 96 minus 16 into 6 is 96 which is equals to 0। तो यहां दिख रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर का माइनर भी 0, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यही कि रैंक हमारी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने सेकंड ऑर्डर का एक ही माइनर चेक किया। इसमें सेकंड ऑर्डर के और बहुत सारे माइनर्स हो सकते हैं। तो अगर इसमें आप एक दूसरा सेकंड ऑर्डर का माइनर चेक करते हैं, अगर हमने इसी मैट्रिक्स से एक दूसरा सेकंड ऑर्डर का माइनर लिया, ये 2 3 5 और 8, ये भी हम 4 एंट्रीज कह सकते हैं, ये 2 + 2 स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। तो अगर ये आप माइनर चेक करते हैं 2 3 5 एंड 8, तो आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कीजिए, ये वैल्यू कितनी है, 16 - 15 which is equals to 1 which is not equals to 0। तो अगर हमें दिख गया कि एक भी सेकंड ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि रैंक 2 या उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 है। तो रैंक हमारी 3 नहीं हो सकती, ये पता चल गया था। रैंक हमारी 2 हो सकती है, तो 2 से कम हमें देखने की जरूरत नहीं। जैसे हमें सेकंड ऑर्डर माइनर मिल गया 0 नॉन जीरो, तो अब इसका मतलब ये माइनर्स अगर हमारे नॉन जीरो होंगे भी, तो हमने क्या कहा, जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर नॉन जीरो होगा वो रैंक होगा। तो यहां से डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि एज अ सेकंड ऑर्डर माइनर इज नॉन जीरो बट third order minor is 0, third order minor is 0, hence rank of matrix A is what, rank of matrix A is, so rank is what 2। तो देखिए यहां से हम रैंक के बहुत सारे भी मेथड्स हम देखने वाले हैं। जैसे आगे जाकर अभी हम इसी लेक्चर में हम एक्लोन फॉर्म की बात करेंगे कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वहां से हम इजीली नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखकर रैंक हम बता सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपके पास, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेथड हमेशा ही आपका काम करेगा। जैसे आपके पास 5x5 से ज्यादा मैट्रिक्स तो दे नहीं सकते, 5x5 मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, डिटरमिनेंट निकाल कर देख लीजिए। अगर 5x5 मैट्रिक्स ही हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक 5 है। अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब रैंक 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, वैल्यू से कम होगी। तो फिर आप 4x4 देखिए डिटरमिनेंट 0 है या नहीं। 4x4 अगर नॉन जीरो आ गया तो डायरेक्टली आप लिख देंगे कि रैंक की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ये समझ रहे हैं अगर डेफिनेशन, तो इसी डेफिनेशन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ a minor of order r, if any, यहां पर any लिख देते, any का मतलब कोई भी, क्योंकि बहुत सारे माइनर्स हमने देखा कि जैसे सेकंड ऑर्डर का माइनर देखते तो बहुत सारे माइनर्स हमारे सेकंड ऑर्डर के हो सकते थे। तो हो सकता है मान लीजिए कि आपके मैट्रिक्स में 10 सेकंड ऑर्डर के माइनर्स हैं, उसमें से 9 माइनर 0 है, लेकिन अगर एक माइनर भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब अगर हम लिख रहे हैं कि एनी माइनर ऑफ ऑर्डर आर, अगर ऑर्डर आर का कोई भी माइनर हमारा नॉन जीरो है, इज नॉन जीरो एंड इज नॉन जीरो
and all minors of order greater than r are 0, then rank of matrix A is equals to R। इसको पढ़िए क्या लिखा हमने। अगर हमने लिखा, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि अगर आपको मिला है कि इफ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R आर 0, ठीक है। अगर हम मान लीजिए R की वैल्यू 3 है, अगर हम कहें कि 3 से बड़े मतलब 4, 5, 6 ये सभी माइनर्स अगर 0 है, ठीक है, और अगर R ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन जीरो है, मतलब अगर थर्ड ऑर्डर का एक भी माइनर नॉन जीरो है और थर्ड से बड़े ऑर्डर मतलब 4, 5, 6 ऑर्डर के सभी माइनर 0 है, तो इसका मतलब जो रैंक है वो मैक्सिमम ऑर्डर के है माइनर का जो कि नॉन जीरो है R। तो उस केस में कहेंगे कि रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी है R। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। जरा बता देंगे इसको। सारे माइनर चेक करना पड़ेगा? नहीं, सारे माइनर चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा कि कौन सा माइनर। जैसे यहाँ से हमें ये दिख गया कि ये वाला माइनर लेंगे तो 0 आ रहा है, लेकिन ये माइनर तो दिख रहा है ना कि 2 क्रॉस 2 का माइनर नॉन जीरो। तो ऐसा है, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे मैंने आपको बताया कि ये लौता मेथड नहीं है जिससे आपको रैंक फाइंड करनी, बहुत सारे मेथड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये हमारा एक बेसिक मेथड है कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो रैंक अगर आपको चेक करनी है तो रैंक के क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपका 4 क्रॉस 4 से बड़ा मैट्रिक्स आता है तो डेफिनेटली रैंक का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। तो ये सिंपली आपको डिटरमिनेंट वैल्यूज चेक करके बता सकते हैं कि रैंक आपकी मैट्रिक्स की कितनी है। तो ये एक मेथड आपका हमेशा के लिए रहेगा कि इस मेथड से तो रैंक बता ही सकते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। तो अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लें रैंक की, क्योंकि अभी हमने क्या बात की, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर गिव्स द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब कि अगर वो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब उसका 5 ऑर्डर का माइनर ही नॉन जीरो है, तो डायरेक्टली रैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो अगर हमारे पास कोई n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो इसका मतलब n ही उसकी रैंक है। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलिए इन प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि फॉर कोई अगर मैट्रिक्स है हमारे पास A m क्रॉस n, अगर हमारे पास कोई एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है, तो इसमें कभी भी जो रैंक है वो जो इनमें से छोटा नंबर होगा उससे बड़ी नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि हमने क्या बात की, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम जो भी नंबर कम हो। मान लीजिए आपके मैट्रिक्स में 5 रो है और 3 ही कॉलम्स है, तो भले 5 के पांचों रो आपकी लीनियरली डिपेंडेंट हो, लेकिन रैंक 5 नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट? 3 ही कॉलम्स है तो 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए रैंक हमेशा जो आपके रो और कॉलम्स में से जो छोटा नंबर होगा, कभी भी रैंक उससे बड़ी नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, तो इफ फॉर मैट्रिक्स A m क्रॉस n, जो रैंक ऑफ A that must be less than or equals to minimum of m and n। m और n में से जो नंबर छोटा होगा मैक्सिमम रैंक की वैल्यू उतनी ही हो सकती है, ये इक्वलिटी का साइन बताता है। और ये लेस देन का मतलब उससे छोटी हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहली ये आपकी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं फॉर A n क्रॉस n, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास 0 नहीं, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इसका nth ऑर्डर माइनर ही हमारा क्या है? नॉन जीरो है। तो उस केस में इसकी रैंक डायरेक्टली क्या हो जाएगी? n ही इसकी रैंक हो। देन रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू n। अगर हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट वैल्यू अगर उसकी 0 नहीं है, तो जो उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक है। ठीक है, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A ओनली। जो रैंक ऑफ A होगा वही रैंक ऑफ A ट्रांसपोज भी होगा, अलग से हमें ट्रांसपोज के लिए रैंक कैलकुलेट करने की नीड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज रैंक ऑफ A into B must be less than minimum of
रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। अगर हम दो मैट्राइसेस का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये इन मैट्राइसेस के प्रोडक्ट की जो रैंक होगी वो अपने आप में जो इंडिविजुअल मैट्राइसेस की रैंक जो थी उनमें से जिनका रैंक कम था या तो उसी के बराबर होगी या उससे भी कम होगी, कभी भी उससे बड़ी वैल्यू हमारे रैंक की नहीं हो सकती। ठीक है, इन सभी को मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी पहले आप स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए, ये चीजें एकदम आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि अगर m रोज है n कॉलम्स हैं तो जो इसमें छोटा नंबर है रैंक उससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर 3x4 मैट्रिक्स है तो रैंक 3 या उससे कम ही होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी चीज A ट्रांसपोज का रैंक और A का रैंक सेम होगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन जीरो है डिटरमिनेंट अगर उसका तो वही उसका रैंक है जो उसका ऑर्डर है। और अगर हमने कहा कि A इंटू बी के लिए रैंक देखेंगे तो वही हमारा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A रैंक ऑफ B से हमारे पास छोटी है उसके बराबर होगी। नेक्स्ट आपके पास अगर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B देखते हैं then it will definitely be less than or equals to rank of A plus rank of B। अगर हम दो मैट्राइसेस के एडिशन की रैंक देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअली उनके रैंक्स का जो सम है उस सम से हमारे रैंक की वैल्यू क्या होगी, छोटी या फिर इक्वल हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फिर इफ फॉर A n cross n डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, इसका मतलब हो गया कि जो रैंक ऑफ A की वैल्यू है वो रैंक ऑफ A की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। देन जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ A होगा, हमारे पास मैट्रिक्स के लिए हमने एडजॉइंट फाइंड करना देखा, वो भी एक मैट्रिक्स आता है। तो अगर रैंक ऑफ A हमारे n के बराबर है मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो वही उसका ऑर्डर ही उसका रैंक है, अगर तो उस केस में उसके एडजॉइंट की भी जो रैंक होगी वो n ही होगी। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्या आपके मन में इसका कोई रीजनिंग आया कि इस प्रॉपर्टी को हमने ऐसा क्यों लिखा है? एक बार ध्यान से देखिए और सोचिए कि ऐसा क्यों लिखा। समझ पा रहे हैं इस स्टेटमेंट के पीछे की रीजनिंग? तो मैं चाहता हूं कि चीजें आप इंटरलेट करके पढ़िए कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो यहां जैसे हमने कल ये देखा था कि अगर हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स ए की पता हो तो हमने क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन जीरो है तो एडजॉइंट की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो ही आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है तो 5 का कुछ भी पावर लेंगे तो जीरो तो नहीं हो सकता जब तक पावर माइनस इन्फिनिटी ना ले, तो माइनस इन्फिनिटी तो ये नंबर कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अगर ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो जो एडजॉइंट का ऑर्डर है मतलब अगर वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो वही उसकी रैंक है। इसलिए अगर ए की रैंक n है मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर है तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉन सिंगुलर होगा और उसकी भी रैंक कितनी होगी, n ही होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में अब हम दो केसेस और लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी 5th थी या 6th थी, ये 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैं 6 कर देता हूं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 7th प्रॉपर्टी में, दैट इज इफ फॉर ए n क्रॉस n, अगर किसी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब रैंक डेफिनेटली n से तो छोटा होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो रैंक n होती, तो इसका मतलब है कि रैंक की वैल्यू n से छोटी। अब अगर रैंक की वैल्यू n से छोटी है तो n से कितने भी छोटी हो सकती है, n से 1 छोटी हो सकती है, 2 छोटी हो सकती है, 3 छोटी हो सकती है। तो अगर रैंक की वैल्यू n से 1 कम, अगर रैंक ऑफ a हमारे पास क्या है, अगर ये वैल्यू n से 1 कम है मतलब दैट इज n-1 अगर इसकी रैंक है, देन इस केस में जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू 1। इस केस में रैंक की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। नेक्स्ट इसी में अगर हम फिर से एक केस ले लें कि अगर हमारे पास क्या हो, इफ फॉर ए n क्रॉस n किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट जीरो है मतलब रैंक की वैल्यू n से कम है, और अगर हम कह रहे हैं कि रैंक की वैल्यू n से कम कितनी है, अगर रैंक की वैल्यू n से 2 कम, अगर रैंक ऑफ ए इज n-2, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का अगर उससे 2 कम उसकी रैंक है, तो उस केस में अगर हम डिटर्मिनेंट की रैंक देखेंगे, इसके एडजॉइंट की रैंक, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास और एक प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट आप एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दैट इज
ठीक है, तो इस तीन प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, तो रैंक मैट्रिक्स ए की भी और एडजॉइंट की भी दोनों की रैंक n होगी। अगर ए की रैंक n से एक कम है तो एडजॉइंट की रैंक 1 होगी। अगर ए की रैंक n से 2 कम है तो उस केस में एडजॉइंट की रैंक कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए सभी ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इफ all rows of a matrix are identical or proportional then the rank of the matrix will be 1। क्या लिखा हमने? अगर किसी मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज सेम है, मतलब अगर हमारे पास जो रैंक्स है, अगर हमारे पास जितने भी रोज हैं, अगर सभी रोज हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएं या आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस केस में जो रैंक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जिसमें सभी एलिमेंट्स हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं? 5 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 5। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, इस केस में ऐसा अगर आपको मैट्रिक्स दिख रहा है तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों होता है, अभी हम जब एक्लॉन फॉर्म में जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे हम, किसकी रैंक हम क्यों कह रहे हैं किसकी रैंक 5। क्योंकि आप देखिए कैसे कह सकते हैं आप, अगर आप इसका 4x4 माइनर देखेंगे तो डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर दो रोज भी हमारे सेम हो जाते तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती। तो ये हमारा 4x4 मैट्रिक्स। आपको ये पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, therefore rank of A is less than 4। मतलब 4 तो नहीं हो सकती, रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब इसमें कोई भी 3x3 माइनर भी ले लेंगे तो 3x3 माइनर क्या होगा हमारे पास? अगर आप थर्ड ऑर्डर माइनर देखते हैं, इसमें थर्ड ऑर्डर माइनर, तो थर्ड ऑर्डर माइनर भी क्या आता है आपके पास? 5 5 5 5 5 5 5 5 5। फिर से इसमें अगर दो रोज हमारे सेम है तो डेफिनेटली इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब ये हो गया कि रैंक की वैल्यू 3 से भी कम है, रैंक की वैल्यू 3 भी नहीं है। अगर आप सेकंड ऑर्डर माइनर देखते, सेकंड ऑर्डर माइनर, तो भी क्या होता? सेकंड ऑर्डर माइनर के केस में भी आपके पास जो एंट्री आती है वो 5 5 5 5 आती है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज व्हाट? लेस देन 2, लेस देन 2 है। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्डर माइनर देखेंगे, अगर एक एंट्री कहीं से भी, तो हमारे पास सभी एंट्रीज नॉन जीरो है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। ये आप कहें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो, तो एक तो रो आपको इंडिपेंडेंट दिख रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना चेक ही नहीं करना। अगर आपको दिख रहा है कि सारी एंट्रीज किसी मैट्रिक्स में सेम है तो डेफिनेटली उसकी रैंक की वैल्यू कितनी होगी? रैंक इज इक्वल्स टू 1। या फिर मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, मैट्रिक्स हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ए आई जे हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि ए आई जे कैसा है, वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई क्रॉस जे। मतलब रो और कॉलम का जो नंबर है उनके किसी भी एलिमेंट का, उनके प्रोडक्ट से ही एलिमेंट की वैल्यू अगर डिसाइड हो रही है। तो यहां से अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं, 3x3 मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं आप? 3x3 मैट्रिक्स आप लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब अगर हम इसमें देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहां से आपको दिख रहे हैं, तो रो और कॉलम के प्रोडक्ट को लेते जाइए वही इस मैट्रिक्स की एलिमेंट वैल्यूज। तो हमारे पास 1 into 1 से पहला एलिमेंट 1 आएगा, 1 into 2 से ये दूसरा एलिमेंट 2 है, 1 into 3 से ये 3 है, नेक्स्ट ये 2 है, ये 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6 है। यहाँ पर आपको दिखेगा 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा है कि ये तीनों रोज कैसे हैं?
ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आप यहां से देखिए 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6, मतलब रो 1 और रो 2 हमारे पास प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं हमें। ऐसे ही रो 1 और रो 3 को भी देखेंगे हमें, तो 1 into 3 is 3, 2 into 3 is 6, 3 into 3 is 9, मतलब रो 1 और 3 भी हमारे पास कैसे हैं, डिपेंडेंट है। तो प्रोपोर्शनल आपको दिखे अगर तीनों ही रोज अगर प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में भी आप लिख सकते हैं कि एज रोज आर प्रोपोर्शनल, hence rank of A is equals to 1. As all rows are proportional, so the rank of A is what? 1. तो जब भी हमें दिख जाए कि किसी मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज सेम हैं, या अगर सभी हमारे रोज एक दूसरे से प्रोपोर्शनलिटी अगर रखते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे रैंक की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या ये चीज क्लियर है? तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि m क्रॉस n अगर मैट्रिक्स है, तो जो इसके रो और कॉलम में से छोटा नंबर होगा, रैंक की वैल्यू उससे बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसी के बराबर होगी या उससे भी कम होगी। दूसरी चीज, अगर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, तो जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसकी रैंक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसका नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, ट्रांसपोज की रैंक और रैंक ऑफ ए सेम होता है। ए इंटू बी की रैंक की वैल्यू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी से डिसाइड होगी, उससे भी छोटी हो सकती है लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। ए प्लस बी के रैंक की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू इंडिविजुअल रैंक्स के सम से हमें ये छोटी एस के इक्वल मिलेगी। इसके बाद फिर हमने लिखा कि अगर ए की डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तो दोनों ही की रैंक की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। अगर ए की रैंक अपने ऑर्डर n से एक कम है, तो एडजॉइंट की रैंक 1 होगी। अगर रैंक ऑफ ए अपने ऑर्डर से 2 कम है, तो फिर उस केस में एडजॉइंट की रैंक कितनी होगी, 0 होगी। और फिर हमने लिखा है कि अगर हमारे किसी भी मैट्रिक्स के सभी रोज या सभी कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, या फिर सभी रोज या सभी कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो उस केस में मैट्रिक्स के रैंक की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 क्रॉस 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास B, दैट इज लेट्स से 4 क्रॉस 1। ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, अगर हम मैट्रिक्स A इंटू बी करते हैं, और अगर हम कहें कि हमारे पास मैट्रिक्स C आया, तो C मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? हम ये जानते हैं कि m क्रॉस n, n क्रॉस p है अगर, तो ये दोनों में कॉलम का नंबर, इसमें रो का नंबर सेम है, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा, इसमें मैट्रिक्स में क्या होगा, रो की वैल्यू इस मैट्रिक्स से डिसाइड होगी, कॉलम की मैट्रिक्स वैल्यू यहां से डिसाइड होगी। तो सी हमारा किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 1 का होगा। अब यहां से अगर आप देखें तो ये कह सकते थे आप कि अगर हम रैंक ऑफ ए की कभी बात करेंगे, तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू अगर इसमें 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, तो 3 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब रैंक की वैल्यू 3 होगी या उससे छोटी हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप रैंक ऑफ बी की बात करते, तो रैंक ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी? इसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि मैक्सिमम रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ these मैट्रिक्स A into B will be what? आपके पास ये क्वेश्चन होता, मान लीजिए मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रैंक ऑफ, अब तो ये विजिबल है क्लियरली, यहां पर मैंने अगर C लिख दिया, तो मैक्सिमम रैंक ऑफ C इज, अगर हमारे पास ये ऑप्शंस होते 0, 1, 4, 3, तो क्या ऑप्शन होता? तो यहां से आप इसको ऐसे समझते कि अगर हम पहले जैसे देखें रैंक ऑफ, आपको ये अगर दिख गया कि A इंटू बी अगर हम करेंगे, तो C हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें 3 रोज और 1 कॉलम होंगे। तो रैंक ऑफ C की वैल्यू इनमें से जो छोटा है उससे बड़ी या उससे छोटी हो सकती, ठीक है, मतलब उसके बराबर या उससे छोटी हो सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो मतलब है कि मैक्सिमम रैंक ऑफ C की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो ये आपको पता तो चल गया कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर 1। तो हमें हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम मैट्रिक्स A की रैंक की बात करें, तो वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इन दोनों में से छोटा नंबर 3। ऐसे ही रैंक ऑफ बी की अगर हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि भले ही 4 रोज हैं लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितने आ सकते हैं, एक ही आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रैंक की वैल्यू होगी 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। और इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें जो मिल रहा है मैट्रिक्स सी, इस सी की वैल्यू क्या होगी, रैंक की, ये भी हमारे इसलिए 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी शो किया है कि अगर हम कभी भी प्रोडक्ट के लिए रैंक देखते हैं, रैंक ऑफ ए इंटू बी, तो जो भी ए और बी में से जो
छोटा जिसकी रैंक थी उससे भी छोटी ही आएगी वैल्यू या उसके बराबर आएगी। तो आपको दिख रहा है यहां से कि ये जो चीज है ये सेटिस्फाई कर रही है किसको, रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू तो बड़ी थी, 3 हो सकती थी, लेकिन छोटी कौन सी है, रैंक ऑफ बी की वैल्यू 1। तो 3 और 1 में से छोटा कौन सा है, 1। तो इसलिए रैंक ऑफ सी की वैल्यू, ये सी है, रैंक ऑफ सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। 1 से छोटी होगी, मतलब 0 हो सकता है या 1 हो सकती है, 1 से बड़ी रैंक वैल्यू पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप रैंक के क्वेश्चंस को समझेंगे। क्या चीज क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे दिया जाए कि अगर हमारे पास फॉर ए 50 क्रॉस 50, बताइए एक बार। अगर हमारे पास गिवन है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास 50 क्रॉस 50 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके लिए जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उनको डिफाइन किया गया आई प्लस जे से, तो पूछा गया कि रैंक ऑफ ए की वैल्यू इनमें से कौन सी पॉसिबल। ठीक है, तो उसको चेक कीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेता हूं। आंसर आ जाए जिनका वो बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था एक्चुअली वो ऐसा गिवन था, ए आई जे इज मिनिमम ऑफ आई एन जे, देन रैंक ऑफ ए इज व्हाट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। देखिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। वैसे देखिए, जब भी हमारे पास कोई 50 क्रॉस 50 का मैट्रिक्स गिवन है, 100 क्रॉस 100 का गिवन है, तो हम 100 क्रॉस 100 के लिए तो नहीं देख सकते। ठीक है, 50 आपका एक इवन नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए चेक कर ले, 4 क्रॉस 4 के लिए चेक कर ले, तो इससे हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो नंबर है, रैंक जो है, वो ऑर्डर के टर्म्स में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि फॉर ए 2 क्रॉस 2, जहां पर अगर हमारे पास ए आई जे की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन है, दैट इज मिनिमम ऑफ आई एन जे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, तो हमेशा यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 50 क्रॉस 50 के लिए हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 क्रॉस 2 के लिए चेक करके अपने एक कंक्लूजन तक पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस चुनने हैं। तो अगर हम देखते हैं फॉर 2 क्रॉस 2, अगर हम ए आई जे मिनिमम ऑफ आई जे रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो ऐसा होता है, A11 A12 A21 एंड A22। तो इस मैट्रिक्स के लिए अगर हम देखते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसा फॉर्म होगा,
तो मिनिमम ऑफ आई एंड जे, यहाँ पर आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है? दोनों सेम ही है, वैल्यू कितनी है 1। यहाँ आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो इन्होंने मिनिमम कौन सा है? 1, तो ये वैल्यू भी कितनी है हमारी? 1। यहाँ दोनों में मिनिमम कौन सा है? फिर से 1 मिनिमम है, तो यहाँ पर हमने फिर से 1 लिया, और यहाँ पर हमारे पास 2, हमारे पास क्या है? मिनिमम। दोनों ही 2 है, तो दोनों ही हमारे पास मिनिमम भी क्या है? 2 ही है। तो अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अगर हम इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रही। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 - 1 दैट इज 1 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें हम सभी एलिमेंट्स को अगर हम इस रिलेशन से डिफाइन करें मिनिमम ऑफ आई एंड जे, तो हमने n की वैल्यू 2 के लिए चेक की, तो हमारा रैंक भी कितना आ गया? 2 आ गया। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो रैंक ऑफ a की वैल्यू n के बराबर होगी। n हमारा कितना था? हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया था, मतलब n की वैल्यू 2 थी, तो हमारी रैंक की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। ऐसे ही अगर हम बात करें देयरफॉर, अगर हम a 50 क्रॉस 50 के लिए भी चेक करेंगे तो यही सेम रिजल्ट हमारा वैलिड होगा। और इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास रैंक की वैल्यू कितनी आएगी? रैंक ऑफ a is equals to what? Number of n that is equals to 50. So the correct option is option C. ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर i प्लस जे दे दिया था, तो i प्लस जे के लिए भी चेक कर सकते थे आप। i प्लस जे अगर आप करते तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनता वो कैसा बनता? अगर हम i प्लस जे के लिए चेक करते तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता वो ऐसा बनता। अगर ए आई जे होता हमारे पास i प्लस जे, तो उस केस में हमारा मैट्रिक्स 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 is again 3 and it is 2 + 2 that is equals to 4। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो हमारे पास रैंक की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर भी अगर आप देखते तो 4 × 2 is 8, 8 - 9 that is -1, तो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आ रही। ठीक है, तो इसकी भी रैंक कितनी है? 2। तो इस केस में भी आप कह सकते थे कि रैंक की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि 0 हो नहीं सकती, 1 हो नहीं सकती। जब 2 क्रॉस 2 का रैंक हमारा 2 है तो 0 और 1 तो पॉसिबल नहीं है 50 क्रॉस 50 के लिए। नल के लिए ऑप्शन ही हम जो n होता वही सिलेक्ट करते तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता? 50 आता। चलिए, तो ये समझ रहे हैं? ठीक है ये। तो अब अगर हम चलते हैं रैंक में अपने नेक्स्ट स्टेप पर, अगर हम रैंक के लिए बात करते हैं मैट्रिक्स के एक्लोन फॉर्म की, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। अभी हम देखते हैं कि एक्लोन फॉर्म हम किसको कहते हैं। तो अगर कभी हमने मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उस फॉर्म में आने के बाद जो हमारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही डायरेक्टली हमें मैट्रिक्स के रैंक की वैल्यू बता देते हैं। तो यहाँ पर इसमें आप देखिए कुछ चीजें और आप ट्राई कर सकते थे। जैसे यहाँ पर हमने ये जो प्रॉपर्टीज लिखी, ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कि अगर n क्रॉस n हमारा कोई मैट्रिक्स है और रैंक की वैल्यू अगर n - 2 है तो उसके एडजॉइंट की रैंक 0 होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। n क्रॉस n मैट्रिक्स के रैंक की वैल्यू n - 1 है तो एडजॉइंट की रैंक 1 होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लें इसमें, अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, इट इज 1 3 5 2 1 2 4 2 4। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करें तो क्या हमें चेक करने की जरूरत है? हम डायरेक्टली कह सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि दिख रहा है ये 2 2 से 4, 1 × 2 is 2, 2 × 2 is 4, मतलब रो 2 और रो 3 हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब ये प्रोपोर्शनल, जैसे ही दो रोज प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब ये तो पता चल गया कि रैंक ऑफ ए की वैल्यू 3 नहीं है, 3 से डेफिनेटली कम होगी। ये तो यहां से समझ में आ गया। अब अगर हम इसमें कोई 2 क्रॉस 2 माइनर चेक कर ले, तो जैसे यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑर्डर माइनर चेक करें, क्योंकि थर्ड ऑर्डर माइनर तो 0 हो गया तो रैंक 3 से कम है। सेकंड ऑर्डर माइनर क्या दिख रहा है हमें? अगर हमने एक माइनर यहाँ से उठा लिया, मान लीजिए इट इज 1 3 2 एंड 1, तो इस माइनर की वैल्यू कितनी? 1 - 6 is 1 - 6 that is equals to -5 which is not equals to 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर माइनर नॉन जीरो आ गया और उससे बड़ा माइनर थर्ड ऑर्डर माइनर 0 है, इसका मतलब हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहां से कह सकते हैं therefore rank of A is equals to 2। और इस 2 को हम क्या कह सकते हैं? अगर हम A को देखें तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब इसके लिए n की वैल्यू 3 थी। तो अगर 3 थी तो यहाँ पर रैंक क्या है हमारा? रैंक की वैल्यू n - 1। अगर रैंक 2 है और रैंक की वैल्यू 3 थी, इसका मतलब हम कह सकते हैं रैंक ऑफ A इज n - 1। अब अगर रैंक n - 1 आ गया तो प्रॉपर्टी से अगर इस क्वेश्चन ये होता यहाँ पर कि एक मैट्रिक्स दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट,
रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल, अगर आप प्रॉपर्टीज को नहीं जानते तो क्या कर सकते थे आप, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके लिए आप पहले इसका एडजॉइंट निकालते और एडजॉइंट निकालने के बाद यही चीज एडजॉइंट में चेक करते। लेकिन क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए की वैल्यू n-1 है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपको चेक करना होता तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए आपने फिर से मिडिल, राइट, लेफ्ट और मिडिल, ये आपने एंट्रीज लिखी। मिडिल के लिए एंट्री है 1 2 3, राइट के लिए एंट्री है आपके पास 2 4 5। ये मैं बार बार आपको एक बार अभी तीनों, अभी थर्ड क्लास है हमारी, डेली मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इनवर्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इनवर्स पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटीज रहती है हमेशा। तो ये 2 4 5 आ गया और ये लेफ्ट है हमारे पास 2 4 1 2 4 1। फिर से मिडिल को रिपीट करना है तो 1 2 3, और ये फर्स्ट कॉलम को रिपीट करना है तो यहाँ वैल्यू 1 2 2 एंड 1। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं अब अपना। क्या वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू 10 माइनस 12 इज -2, 10 माइनस 12 इज -2। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 माइनस 5 इज 1। नेक्स्ट 8 माइनस 8 इज 0। नेक्स्ट 4 माइनस 20 इज -16, and next is 10 minus 2 is 8। नेक्स्ट आपको दिख रही है वैल्यू 4 minus 4 is 0। नेक्स्ट 4 into 3 12 minus 2 is 10। और लास्ट आपके पास वैल्यू है 1 minus 6 is -5। 1 minus 6 is -5। तो अब अगर इस मैट्रिक्स के लिए आपको देखना हो कि इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं, आप इसमें से देखिए, ये थर्ड ऑर्डर माइंड तो डेफिनेटली 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर एक भी कॉलम हमारे पास, एक कॉलम की सभी एंट्री 0 है, मतलब आप यहाँ से एक चीज तो समझ रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये तो आना ही था, अगर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। अब इसमें आप अगर कोई भी सेकंड ऑर्डर का माइनर चेक करते हैं, आप ये सेकंड ऑर्डर का माइनर चेक कर लीजिए 0, ये सेकंड ऑर्डर का माइनर चेक कर लीजिए 0। 16 into 5 is 80, 10 into 8 is 80, 2 into 8 is 16, 16 into 1 is 16। तो इसमें सभी सेकंड ऑर्डर माइनर्स भी आपको क्या दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। तो आपको यहां से दिख रहा है ऑल सेकंड ऑर्डर माइनर्स, सेकंड ऑर्डर माइनर्स आर आल्सो 0। देयरफॉर यहां पर आपको दिख रहा है कि नॉन जीरोस एंट्रीज हैं अगर, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। देयरफॉर रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, 1। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो हमने रैंक के लिए लिखी हैं, इसको बहुत अच्छे से याद करना आपको, मतलब अपने माइंड में सेट करनी है चीजें, याद करने वाली तो कोई चीज है नहीं। और इसके बाद फिर आप जब क्वेश्चंस पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक से आप बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, सभी को क्लियर यहां तक? तो अब हम चलते हैं एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पर। तो ये प्रॉपर्टी में ही ऐड कर देता हूं मैं। यहाँ पर अभी हमने जो प्रॉपर्टीज देखी है, कितनी प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, टोटल 9। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं 10th प्रॉपर्टी। इफ a matrix is converted into echelon form, then the rank of matrix is equal to the number of non-zero rows in the echelon form। ठीक है, तो echelon form क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर लिखा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर ले echelon form में,
तो एक्लोन फॉर्म में आने के बाद उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो डायरेक्टली हमें उस मैट्रिक्स की रैंक बता देती है। तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे और एक्लोन फॉर्म क्या है? तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास कभी एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हो जैसे 1 2 3 4 0 3 5 8 0 0 3 4 0 0 0 1, इस टाइप से अगर आपको कभी कोई मैट्रिक्स दिखता है, इसमें देखिए क्या हमने स्पेशल है इस मैट्रिक्स में। तो इसमें आपको स्पेशल दिख रहा है कि अगर किसी रो में हमारे पास कोई जीरो एंट्री है, ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो कोई जीरो नहीं है, सेकंड रो में अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्टार्टिंग का एक एलिमेंट जीरो है, थर्ड रो में हम अगर देखें तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट जीरोस है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप रो वाइज नीचे जाते हैं, आपको द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे अगर हम कहें कि सेकंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? 3 से पहले कितने जीरोस हैं? तो एक जीरो। थर्ड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट फिर से 3 है, लेकिन 3 के पहले कितने जीरोस हैं? अब आपके पास 2 है। थर्ड रो में अगर आप देखें फोर्थ रो में, तो पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले कितने जीरोस हैं? 3। तो अगर ये नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जाए, पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जो जीरोस का नंबर है, अगर वो जैसे जैसे आप रोज में नीचे जाते जा रहे हैं, अगर ये नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हम इस फॉर्म को नाम देते हैं एक्लोन फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। एक्लोन फॉर्म इज व्हाट? एक्लोन फॉर्म, ये इसको रो एक्लोन फॉर्म भी कहते हैं, इसी को रो एक्लोन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, चाहे एक्लोन फॉर्म बोला जाए या रो एक्लोन फॉर्म बोले, तो इट इज द फॉर्म इफ, या इफ नहीं लिखकर डायरेक्टली हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ zeros before the first non-zero element, before the first non-zero element in any row is less than such number of zeros than the row below. इसको वर्डिंग्स में आप समझ पा रहे हैं, यानी एक बार चेक कर लीजिए। हमने लिखा है नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो। किसी भी रो में हम अगर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, तो वो जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कैसा होना चाहिए? इज लेस देन, वो नंबर ऑफ जीरो छोटा होना चाहिए। किससे? लेस देन सच नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे नंबर ऑफ जीरोस से, किससे अगर हम कंपेयर करें? देन द बिलो रो, उसके पहले वाले, उसके अगर हम जस्ट नीचे वाले ऐसे जीरो से कंपेयर करें तो हमें ये नंबर ऑफ जीरोस कम देखने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 जीरोस हैं, इसके नीचे वाली रो में देखा तो 3 जीरोस हैं, तो यहाँ 2 जीरोस, यहाँ 3 जीरोस, मतलब ये नंबर जो है वो जैसे जैसे रो वाइज नीचे जाते जा रहे हैं, हमारे जीरोस का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस फॉर्म को हम नाम देते हैं एक्लोन फॉर्म। तो अब हमारे पास ये कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे किसी एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्लोन फॉर्म में अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो इस एक्लोन फॉर्म में आने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगे, देखिए जैसे इस रो में आपको दिख रहा है कि 3 जीरोस एलिमेंट हैं, लेकिन एक हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसको हम एक नॉन जीरो रो मानेंगे। जीरो रो किसको कहेंगे? जिसमें सभी की सभी एंट्रीज अगर हमारे पास जीरो होगी। तो अगर जैसे हमारे पास ये एक्लोन फॉर्म में आ गया और ये मैट्रिक्स अगर एक्लोन फॉर्म में आ गया, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट किया 1 2 3 4, जैसे हम कहें कि यही अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कह देते कि इसके रैंक की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में है। और एक्लोन फॉर्म में इसमें टोटल कितने नॉन जीरो रोज दिख रहे हैं आपको? 4 रोज हैं, चारों के चारों नॉन जीरो रोज हैं। तो आप यहाँ से देखकर कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रिटर्न रैंक की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो क्या ये एक्लोन फॉर्म का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? क्या चीज समझ पा रहे हैं कि एक्लोन फॉर्म क्या है और रैंक हम कैसे डिसाइड करेंगे एक्लोन फॉर्म से? तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेना है किसमें? एक्लोन फॉर्म में। एक बार वो एक्लोन फॉर्म में आ गया, उसके बाद फिर आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिए नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए। तो जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूं करने के लिए। तो जैसे हमने अभी एक मैट्रिक्स लिया था, उसी टाइप का हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं।
2 5 3, यहाँ पर अगर हमारे पास 6 3 4 18 या फिर ले ले हम 12 6 एंड 8, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा है कि हम डायरेक्टली कह सकते थे कि इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 3? क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये रैंक इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि दोनों रोज आपको प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। 6 12 3 6 4 8 प्रोपोर्शनल है, तो आपको ये पता था कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से कम 2 हो सकती है, 2 या फिर 1 भी हो सकती है या 0 भी हो सकती है। अब अगर हमें इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है। एक्लॉन फॉर्म का मतलब है कि अगर हमारे ये पहले रो में पहला एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब दूसरे रो में हमें एक ही एलिमेंट कम से कम ये जीरो चाहिए और तीसरे रो में हमें ये दोनों एलिमेंट जीरो चाहिए। तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन को जीरो बनाना है, हमें इन एंट्रीज को जीरो बनाना है। ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं हमें इन एंट्रीज को जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाएंगे हम? तो उसके लिए आपने जैसे आपके पास ये R1 में दिख रहा है ये एलिमेंट 1, अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें R2 को R2 माइनस 6 R1 से, R3 को रिप्लेस कर दें R3 माइनस 12 R1 से। अगर हमने R2 माइनस 6 R1 करेंगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगा, R3 माइनस 12 R1 करेंगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगा। तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को हम जीरो बना लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये कैसा दिखेगा, हमें इसके इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आया हमारे पास वो ये वैल्यूज हैं। मोबाइल में चार्ज में लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। फर्स्ट रो पर तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 153 एज इट इज है ये, और यहाँ 6 माइनस 6 ये वैल्यू 0। अब यहाँ पर हमें 3 माइनस 30 करना है। 3 माइनस 30 इज माइनस 27। यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 3 इंटू 6 इज 18। 4 माइनस 18 मतलब ये वैल्यू माइनस 14 होगी। ये 12 माइनस 12 से ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 6 माइनस 60 मतलब ये वैल्यू माइनस 54 हो जाएगी, ठीक है। और ये 8 माइनस ये हम 12 से मल्टीप्लाई करें 36, तो 8 माइनस 36 मतलब हमारे पास ये वैल्यू माइनस 28 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक्लॉन फॉर्म के लिए हमने कहा कि पहले एलिमेंट पहले रो में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो दूसरे रो में कम से कम पहला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तीसरे रो में हमारे पास ये दोनों एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस हमारा रो वाइज जैसे जैसे हम नीचे आ रहे बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी हमें एक एलिमेंट को और जीरो बनाना है। किसको? अभी भी हमें इस एक एलिमेंट को जीरो बनाना है, ये जो हमें दिख रहा है माइनस 54। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये माइनस 54 है, ये माइनस 27। तो अगर हम 2 टाइम्स ले लें इसका तो हमारे पास ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर दें R3 को, अगर हमने रिप्लेस कर दिया R3 प्लस R3 माइनस 2 R2 R3 माइनस 2 R2 अगर हमने कर दिया तो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स आएगा देखिए। तो इसके मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स आया, फर्स्ट रो एज इट इज है 153, सेकंड रो हमारी एज इट इज है, सेकंड रो पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 0 माइनस 27 माइनस 14। अब अगर हम 0 इसमें हम सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस 0 से ये वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ये माइनस 54 और प्लस 54 से ये वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। और ये माइनस 28 और ये भी 14 इंटू 2 इज माइनस 28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 होगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका मैट्रिक्स आ चुका है एक्लॉन फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है नॉन जीरो एलिमेंट से पहले, सेकंड रो में एक जीरो है, उससे ज्यादा जीरो हमें थर्ड रोज में दिखे। तो अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है एक्लॉन फॉर्म। अब एक्लॉन फॉर्म में आने के बाद इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो कितने दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ से आपको देखकर समझ में आ रहा है कि द मैट्रिक्स इज इन एक्लॉन फॉर्म। और अगर हम यहां से देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितने रोज हमारे पास नॉन जीरोस हैं, 1 एंड 2। ये तो कंप्लीट जीरो रो बनी, तो इसलिए अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म इज 2, देयरफॉर वी कैन से दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट। तो रैंक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसको हम पहले से भी जानते थे कि अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स को देखते तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 थी, मतलब रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से कम होगी। फिर हम इसके 2 क्रॉस 2 माइनस को अगर चेक करते तो यही 2 क्रॉस 2 माइनस अगर आप उठाकर चेक कर ले तो आपको दिख रहा है इट इज नॉट 0। 5 into 4 is 12 minus 9 is 11 which is not equals to 0। तो क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर माइनर नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक की वैल्यू 2 इसकी परफेक्ट है।
तो इस तरह से हम जो अपने प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक है और जो एक्लॉन फॉर्म है इसको यूज करके हम और आगे की चीजें देखने वाले। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ में आ रही है चीज? तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, करेंगे आप अभी। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ, वहीं से आपको क्लियर भी हो जाएंगी चीज। गुड, ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे मैं, ठीक है, पहले एक दो इजी एग्जांपल कर लीजिए, उसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे। जैसे आपके पास अगर गिवन है रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 0। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 3 2 1 2 3 2 1 2। नेक्स्ट है आपके पास 2 4 5 3 2 4 5 3 एंड नेक्स्ट है 6 8 9 5 6 8 9 5। यस, चार ऑप्शन है आपके पास, 4 3 2 1। बताइए, और एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताना, ठीक है? आपको पूरी ऑनेस्टी रखनी है अपने आप से, यानी कि हमने इसको डिटरमिनेंट मेथड से चेक कर लिया, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि एक्लोन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करके डायरेक्टली आप रैंक की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो चेक कीजिए एक बार। 2 मिनट्स का मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। ये एक बहुत स्टैंडर्ड टाइप का मैट्रिक्स है, जिस टाइप की चीजें आपको बार बार एग्जाम्स में देखते हैं। सॉल्व कीजिए। ये 2 मिनट्स का टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। तो चंद्रयान लैंड करने वाला है, रोवर उसका बाहर आने वाला है और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग मुझे लगता है तो शुरू हो गई होगी। 5:30 से ही था, देख रहे हैं नहीं आप लोग? गुड, मतलब ये कितना प्राउड मोमेंट है। अपन साउथ पोल पे वर्ल्ड के फर्स्ट नेशन बनने वाले हैं। रशिया ने भी ट्राई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाए, और नहीं जा पाए इसके पीछे भी ये रीजन था कि वो इंडिया से पहले पहुंचना चाहते थे। तो आप जब अच्छे मोटिव से कोई काम करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स देख रहे हैं? हाँ, मैट्रिक्स मूवी भी तो अपने आप में अल्टीमेट ही है यार, मतलब काफी चीजें हैं, अब वही चीज है। ठीक है, अब ये सभी बातें हम अभी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, वरना जितने भी हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट्स आपको दिखते हैं वो कहीं ना कहीं जो यहाँ से अपने वेद पुरानी सब जो चुरा करके ले जाया गया है बाहर, अभी उन्हीं पर मूवीज बनाई जा रही है। ठीक है, तो खैर अच्छी बातें हैं ये सब भी। यही वाला मैट्रिक्स देख रहे हैं, वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अपने आप में मूवी की भी अगर बात करें तो मैट्रिक्स एक अल्टीमेट मूवी है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 2 मिनट्स कंप्लीटेड, आ जाना चाहिए तब तक आंसर आपके पास। क्या आ गया? ठीक है, तो ये सभी बहुत स्टैंडर्ड ये फॉर्म है मैट्रिक्स का। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या चीज हमारे लिए क्लियर है हमारे माइंड में कि पहली, अगर फर्स्ट रो में ही पहली एंट्री 0 होती तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलते, लेकिन यहाँ पर पहली एंट्री 0 नहीं है।
मतलब सेकंड रो की पहली एंट्री हम अगर 0 बना ले, थर्ड रो की 2 एंट्री 0 बना ले, फोर्थ रोज की 3 एंट्री 0 बना ले, तो हम कहेंगे कि हमने मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमें जिन एंट्रीज को 0 बनाना है वो ये एंट्रीज है, फर्स्ट सेकंड रो की 1, थर्ड रो की 2 और फोर्थ रो की 3 एंट्रीज। मतलब ये चीजें, इतने एलिमेंट्स अगर हम 0 बना ले तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स हमारा एक्लोन फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए हमें इस एंट्री को 0 बनाना है, तो एक तो बहुत इजी है हमारे पास कि हम R2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, R2 माइनस 3R1 से। ये 3 है, ये 1 है, तो R2 माइनस 3R1 करेंगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम R3 की बात करें, हमें अगर इस एलिमेंट को 0 बनाना है 2 को, तो हम कैसे चलें, 2 माइनस अगर हम 2R1 कर दें, मतलब R3 को अगर हम लिख दें R3 माइनस 2R1, तो हमारे पास ये एलिमेंट भी 0 बन जाएगा। अब अगर आप इस R3 वाले एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं, तो एक मेथड तो आपके पास क्या है, आप कीजिए R4 माइनस 6R1, ये भी 0 बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 इज 6, ये एंट्री आपको मिल रही है। 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, ये एंट्री आपको मिल रही है। 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, ये एंट्री आपको मिल रही है। 2 प्लस 3 इज 5, ये एंट्री आपको मिल रही है। मतलब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि R4 को अगर आपने रिप्लेस किया, ठीक है, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं R4 को किससे, R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3 से। अगर हम रो 1, रो 2 और रो 3 की एंट्रीज को ऐड कर लें और उसको अगर हम R4 की एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली ये एलिमेंट हमारा 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अब अगर आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा। यहाँ से फर्स्ट रो पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 2 3 0 एज इट इज है। सेकंड रो R2 माइनस 3 R1 करना है, तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 9 माइनस 8 एंड 2 माइनस 0 इज 2। ठीक है, R3 माइनस 3R1 करना है, तो हमारे पास 2 माइनस 2 इज R3 माइनस 2R1, तो ये हमारे पास 2 माइनस 2 से ये वैल्यू 0 आ गई। 4 माइनस 4 से ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और 5 माइनस 6 से ये वैल्यू -1, और यहाँ से आपको दिख रहा है 3 माइनस 0 से ये वैल्यू 3। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि अगर हम पहले इन तीनों को ऐड कर लें और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो 6 माइनस 6 से ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। 8 माइनस इन तीनों के एडिशन से 8 आ रहा है, तो 8 माइनस 8 0, इन तीनों का एडिशन हमारे पास 9 आ रहा है, 9 माइनस 9 0, और 5 माइनस 5 0। तो अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, तो पहले रो में एक भी 0 नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट के पहले, दूसरे रो में एक 0 है, तीसरे रो में 2 जीरोस हैं उससे ज्यादा, और लास्ट रो में उससे भी ज्यादा 0 है। मतलब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा एक्लोन फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं मैट्रिक्स is in echelon form, मैट्रिक्स इज इन echelon form। और अगर ये मैट्रिक्स echelon form में आ गया तो डायरेक्टली हम इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करके इसकी रैंक बता सकते हैं। कितने नॉन जीरो रोज दिख रहे हैं हमें इसमें, एक ये रो हमारी कंप्लीटली 0 हो चुकी है, मतलब 1 2 एंड 3, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो rows in echelon form, that is equals to rank of A and it is equals to what, 3। तो इसलिए हमारे पास आंसर आ चुका है कि इसमें मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, इसकी 3 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मनमोहन 4 नहीं आ रहा, चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गई ये चीज आपको। यहाँ पर हमारे पास लास्ट रो कंप्लीटली 0 बन रही है, तो टोटल नॉन जीरो रोज हमारे पास जो बच रहे हैं वो कितने, 3, इसलिए रैंक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अभी तक हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं इसमें ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम इजीली इसको कर पा रहे हैं कि R3 R2 को हमने R2 माइनस 3R1 कर लिया, R3 को हमने R3 माइनस 2R1 कर लिया। अगर हमारे पास ये पहली एंट्री अगर फर्स्ट रो की 0 नहीं, उस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A that is equals to, ये ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स नहीं लिखकर जो मैं आपसे बात कर रहा था वो इसको हम कर सकते हैं 0 1 2, then it is 1 1 3 1 1 3, next is 1 3 7 1 3 7 and 1 5 11, 1 3 7 1 5 11। ये मैट्रिक्स कैसा है हमारा, ये हमारा एक 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। ठीक है,
तो इसके लिए अगर आपसे रैंक की वैल्यू पूछी जाए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो ये अगर हमें दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 रोज है, तो ये हमारे पास 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो अगर 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसमें अगर ऑप्शन ए दिखे रैंक ऑफ ए इज 4, तो वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रैंक आपको पता है कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब रैंक की वैल्यू 3 होगी या 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अगर गिवन है 4, 3, 2 एंड 1, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते थे, 4 को हटा सकते थे। ठीक है, अगर आपके पास 4 गिवन होता तो 4 तो वैसे ही नहीं होता। तो आप चेक कीजिए और बताइए अब इसकी रैंक कितनी। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये बोला आपसे कि यहाँ पर क्या हो रही है वैल्यू प्रॉब्लम, कि अगर एक्लॉन फॉर्म में देखना है, ये पहले एलिमेंट 0 हो गया, तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्लॉन फॉर्म में आप पहले इसमें रो एक्सचेंज कर लीजिए। किसी भी दो रो को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज होती है, डिटरमिनेंट अपना साइन चेंज कर लेता है, लेकिन रैंक की वैल्यू चेंज नहीं होती। आप कोई भी एलिमेंट्री दो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, किसी दो रोज को चेंज कर देना, दो कॉलम्स को चेंज कर देना। तो यहाँ पर रो ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट रो को दूसरे किसी भी रो से आप इंटरचेंज कर लीजिए, उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो अभी तक हमने किया है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जो दिया, ध्यान में रखना है आपको कि अगर पहली एंट्री अगर आपकी 0 आ गई तो क्या करेंगे, हम किसी भी दूसरी रो को हम अपने रो 1 से इंटरचेंज कर लेंगे। और अच्छा रहेगा अगर आपके पास, जैसे यहाँ तो क्या दिख रहा है आपको, इन बाकी तीनों रोज में फर्स्ट एंट्री 1 है, तो आप किसी भी रो से चेंज करें, आपके लिए एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन की वो सेम रहेगी। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ 1 है, यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो जिसमें भी 1 दिख रहा है उस वाली रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका कितना रिजल्ट आ रहा है, रैंक की वैल्यू क्या आ रही है इसके केस में। अगर आपको एक्लॉन फॉर्म क्लियर हो रहा है तो अब इस क्वेश्चन में रैंक डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, निकाल ही जाना चाहिए, इसमें मिस्टेक होने की चांसेस नहीं। अच्छे से ट्राई कीजिए। राहुल, आपका आंसर आ गया है। ठीक है राहुल, तो आपको मैंने अनब्लॉक तो कर ही दिया था और आपको मैंने प्रोसीजर भी मैसेज कर दिया था कि कैसे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं लैपटॉप में, तो ट्राई किया आपने। चलिए बहुत अच्छे, तो अभी आप लैपटॉप में देख पा रहे हैं यानी लाइव क्लासेस, बताएंगे मुझे। अगर आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा होगा तो मैसेज चेक कर लीजिएगा और उससे आप मतलब ऐप में डायरेक्टली ओपन नहीं करके, लैपटॉप में ऐप में ओपन नहीं करना आपको, लैपटॉप में एक वेबसाइट खोलनी है जो मैंने आपको लिख के भेजा है, और उस वेबसाइट में ORG कोड में आपको URI एंटर करना है, सारी चीजें मैंने लिख दी है, वहां से आप लैपटॉप में एंटर कर सकते हैं। यस सर, किया, बट क्या हुआ, बाकी सभी लोग देख पा रहे हैं, इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनल आपके एंड से कुछ इश्यू होगा, यहाँ से ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं। लैपटॉप वेबसाइट में हो नहीं रहा, आप क्लास प्लस सर्च करना, क्लास प्लस ऐप सर्च करना, उसमें जो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो लिख कर भेजा उसमें अगर कुछ स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई हो इसलिए हो सकता है ओपन नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अगर आप ओपन करेंगे, सिंपली अगर आप क्लास प्लस सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये पहला ही आपको दिख रहा है क्लास प्लस ऐप। ठीक है, तो ऐप आपको नहीं करना, आपको या ठीक है, लिखा हुआ है ये, मैंने वेब क्लास प्लस अगर ये सर्च वर्ड में डाला, कीवर्ड में वेब क्लास प्लस, तो यहाँ आपको दिख रहा है स्टूडेंट लॉगिंग, ये क्लास प्लस डेस्कटॉप ऐप, ये
क्लास प्लस की इतना देखिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वेब एड्रेस अगर मैं एंटर करता हूँ, दैट इज www.web.class+, www.web.class+app.com, ये एंटर करना है आपको। जो लोग भी अभी तक नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ कि सभी लोग इस चीज को देख लीजिए। www.web.class+app.com, ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अभी चल रही हो, या हमारी क्लास, ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे। तो इस वेबसाइट के थ्रू ही आप कर पाएंगे, ठीक है। यही है क्लास प्लस ऐप, ये web.class+app.com। तो ये स्टूडेंट लॉगिन में आप जाएंगे, इसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए गिवन है ये ORG कोड, तो यहाँ पर आपको URI एंटर करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड सिक्योरली कर लीजिएगा। एक OTP आपको मिलेगा और उसके बाद आप वेब में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप में एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो web.class+app.com ये मेन इसका एड्रेस है। वैसे आप क्लास प्लस भी सर्च करेंगे तो भी यही साइट आ रही थी, मैंने पहले इसको देखा नहीं था, फिर से देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम सिंपली क्लास प्लस भी अगर हम सिर्फ सर्च करते हैं, क्लास प्लस, ठीक है। तो क्लास प्लस भी सर्च करने से आपको ये फर्स्ट ही जो दिखा रहा है class+app.com, ये स्टूडेंट लॉगिन वाला जो पेज था उसमें आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको web.class+app.com होगा, तो उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बेकार हम आप टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आपको लॉगिन आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? सर रिकॉर्डेड क्लास शो कर रहा है लैपटॉप में, बट लाइव के लिए यूज योर मोबाइल टू अटेंड लाइव क्लास शो कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाकी सभी लोग तो एक्सेस कर ही रहे हैं। बाकी जो भी लोग कनेक्टेड हैं अभी, क्या आप लोग लैपटॉप में एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं क्लासेस को, बता देंगे मुझे एक बार। राहुल बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मोबाइल में देख पा रहे हैं, मतलब लैपटॉप में, लेकिन लाइव लेक्चर्स यहाँ पर उनको लैपटॉप में ही देखना पड़ रहा है। ऐसा किसी और के साथ प्रॉब्लम, या बाकी सभी लोग देख पा रहे हैं वेब में, मतलब लैपटॉप में लाइव लेक्चर्स को? ओके, ठीक है। तो राहुल एक बार और आप ट्राई करना, और अगर नहीं कर रहे तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, मतलब अपने ऐप को, या तो आपके पास जो है, चलिए मनमोहन आपका आंसर आ गया क्वेश्चन के लिए, आप मोबाइल में ही देखते हैं, ठीक है। यस सर, पीसी में देख रहे हैं। तो देखिए सुधीर अभी यहाँ पर पीसी में देख रहे हैं, तो आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको जो प्रोसीजर मैंने बताया वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए, देख पाए। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इसमें क्योंकि पहली एंट्री हमारी फर्स्ट रो में 0 है, तो सबसे पहले हम इसमें किसी भी दूसरी रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने रो 2 को हमने इंटरचेंज कर लिया रो 1 से, रो 1 और रो 2 को अगर हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास अब मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कैसा है, ये हमारे पास अब वैल्यू है, रो 2 हमारी थी 1 1 3, ये हमारी अब रो 1 बन चुकी, ठीक है। और ये 0 1 2 ये हमारी रो 2 है। रो 3 में हमारे पास वैल्यू जैसी थी हमने एज इट इज रखा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। रो 4 में भी कोई चेंज, 1 5 एंड 11। अब इसको अगर हमें एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो की एक एंट्री भी हमारे पास 0 नहीं है, सेकंड रो में एक 0 है, तो अगर हम इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें किस किस को 0 बनाना है, हमें इन एंट्रीज को 0 बनाना है। पहले में एक 0, दूसरे में 2 जीरो, तीसरे में हमारे पास 3 जीरोस होंगे, मतलब ये इन सभी एंट्रीज को हमें 0 बनाना है, ठीक है। ये 0, इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले में एक 0 है, दूसरे में 2 जीरोस होंगे, तीसरे में 3 जीरोस होंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में आ चुका है। तो ये तो ऑलरेडी 0। अब अगर हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो क्या कर सकते हो, यहां से अगर आप देखें तो हम अगर इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, R3 को हमने रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, R3 माइनस R1 करेंगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही R4 को भी हमने R4 माइनस R1 से रिप्लेस किया, ठीक है।
ठीक है, मैं एक बार और दूसरा कोई मेथड देख लेता हूँ जिससे अगर जल्दी हमारे पास सॉल्व हो रहा हो। 1 + 3 4 2 + 3, ठीक है, चलिए इसी से कर लेते हैं। R3 की वैल्यू हमने R3 - R1 ले ली और R4 को भी हमने रिप्लेस कर दिया R4 - R1 से। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। फर्स्ट रो एज इट इज है 1 1 3, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड रो पर भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, 0 1 2। अब R3 - R1 करेंगे तो 1 - 1 इज 0, R3 - R1 3 - 1 इज 2 और 7 - 3 इज 4। फिर यहां से देखेंगे तो 1 - 1 0, 5 - 1 इज 4 एंड 11 - 3 इज 8। ठीक है, तो अब हमें ये जो एंट्रीज हमें जीरो बनानी थी वो कौन कौन सी है? हमें ये एंट्री जीरो बनानी है, ये सभी एंट्रीज हमारी जीरो होनी चाहिए। तो अब इस 2 को जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर ये हमारे पास R3 है, अगर हम R3 - 2 R1 कर ले, क्योंकि देखिए अगर आप R3 - 2 R2 कर ले, आप इस 2 को इस 1 से भी जीरो बना सकते हैं। लेकिन अगर हम R3 को R1 के थ्रू जीरो बनाने जाएंगे तो ये एंट्री जो ऑलरेडी जीरो बन चुकी है ये हमारे पास फिर से नॉन जीरो बन जाएगी। तो इसलिए हम इस एंट्री को जस्ट इसके ऊपर वाले रो से ही जीरो बनाएंगे। ऐसे ही अगर हमें इन एंट्रीज को भी जीरो बनाना है तो उसको हम इसके जस्ट ऊपर वाले से जीरो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम ले लें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है ये। अब इसमें हम अगर ऑपरेशंस क्या क्या कर रहे हैं परफॉर्म, यहाँ पर अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट इज हमें इस 2 को जीरो बनाना है तो हमने R3 को रिप्लेस किया R3 - 2 R2 से, और R4 को हमें R4 जीरो बनाने के लिए अगर हम यहाँ 4 दिख रहा है यहाँ 2 दिख रहा है तो हम अगर R4 को किसे रिप्लेस करें, R4 - 2 R3 से। तो ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है हमें वो क्या है, देखिए यहाँ से फर्स्ट रो में आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया ऑपरेशन, ये एज इट इज है। सेकंड रो में भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ये भी एज इट इज है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, R3 - 2 R2 कर रहे हैं, R3 - 2 R2, तो 0 - 0 ये वैल्यू 0 ही रहेगी, 2 - 2 से ये वैल्यू 0 बन गई, और 4 माइनस यहाँ पर हम जब 2 × 2 करेंगे तो 4 - 4 से ये वैल्यू भी क्या बन गई हमारी, 0 बन गई। अब यहाँ से चेक करेंगे फिर से हम अगर R4 - 2 R3 कर रहे हैं तो 0 - 0 0 है, 4 - 4 ये वैल्यू 0 हो गई, ये हमारे पास 2 - 2 0, 4 - 4 0। यहाँ से ऐसे ही हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास 4 - 4 ये वैल्यू 0, 8 - 8 से ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में आ चुका है, और एक्लॉन फॉर्म में आने के बाद इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की वैल्यू है वो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2, इसलिए मनमोहन का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। देयरफॉर रैंक ऑफ A is what, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे लिए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो मनमोहन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो देखिए अब इस लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक में जो हमारे रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, अगर हम देखें कि और हमें क्या क्या कवर करना है टू बी कवर्ड, तो हमें यहाँ पर अब देखना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। सेकंड हमें जो देखना है यहाँ से आइजेन वैल्यू एंड आइजेन फंक्शंस, आइजेन वैल्यू आइजेन वेक्टर्स, और थर्ड हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वेक्टर स्पेस। तो मेनली हमें यहाँ से अब ये तीन चीजें हमें यहाँ पर अभी और कवर करनी है अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे अपने लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर कल हम ये अपना पूरा टॉपिक ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम इसको भी कल स्टडी करेंगे। तो हमें अब ये जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वाला जो टॉपिक है इसमें हम 2 क्लासेस थ्योरी की और लेंगे। कल आपकी कल और परसों थोड़ी जो आज हम कम क्लास ले रहे हैं इसको मैं कंपनसेट करूंगा कल। तो ये 2 दिन में आपके और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप मैट्रिसेस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको रैंक पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डिफरेंट ब्रांचेस के लिए मैंने आपसे बोला कि पीवाईक्यू आप ले लीजिए जिसमें सभी ब्रांचेस के क्वेश्चंस आपको दिख जाए, तो रैंक पर आपको कम से कम मतलब मोर देन 20-30 क्वेश्चंस आपको रैंक पर ही मिल जाएंगे।
इसके अलावा जो भी चीजें हमने देखी है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बस जहां पर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का टर्म दिख जाए या जहां पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिख जाए, तो ये क्वेश्चंस अभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी इसको किया ही नहीं। ठीक है सर, ऐप में सिग्नल का फोल्डर बना दो। एक्चुअली मनमोहन क्या है, जो लेक्चर्स बिना फोल्डर के मैं अपलोड कर चुका हूं उसको फिर से फोल्डर में नहीं डाल सकते। तो आपके जैसे अभी जो फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे, अभी आपको एक मैथ्स का फोल्डर ऊपर दिख रहा होगा कंटेंट सेक्शन में, एक आपको कंट्रोल का फोल्डर दिख रहा होगा। मैथ्स के कंटेंट मैथ्स में मिलेंगे, कंट्रोल के कंटेंट कंट्रोल में मिलेगा, और इसके बाद से आपका सिग्नल लेक्चर 1, सिग्नल लेक्चर 2, इसके बाद से पूरे हमारे सिग्नल्स के। ठीक है, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सिग्नल अलग पड़ा हुआ है और बाकी सभी चीजें आपको उनके फोल्डर्स में मिलेगी। अब इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, अगर आपको फिर से फोल्डर में ही करना है तो जितने भी अपलोडेड लेक्चर्स हैं उन सभी को मुझे वहां से डिलीट करना पड़ेगा और फिर से मुझे लाइव लेक्चर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के कंटेंट्स इसमें अगर हो जाते तो मिक्सअप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाकी जो मैथ्स के कंटेंट डलेंगे वो मैथ्स वाले फोल्डर में डलेंगे, कंट्रोल का डला है कंट्रोल में ही डला है, नेटवर्क का डलेगा नेटवर्क में ही। तो सिग्नल बस आपका अलग से इन सब के नीचे पूरा सिग्नल्स का ही दिखता रहेगा। ठीक है, तो वैसे मैं देखूंगा कभी किसी दिन इतना टाइम मिला तो कर लेंगे। ये सभी लेक्चर्स को यहाँ से डिलीट करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और खास करके जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस। तो अभी जैसे नेक्स्ट जो संडे होगा हमारा, उस दिन हम एक डाउट क्लास रखेंगे जिसमें अगर आपने सिग्नल्स में क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, अगर आपने कंट्रोल में क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, तो उस दिन सिर्फ कंट्रोल और सिग्नल के क्वेश्चंस हम करेंगे। उस दिन मैथ्स की बात या नेटवर्क की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो संडे तक अपने डाउट्स पूरे कलेक्ट करके रख लीजिए, अभी काफी टाइम है, आज वेडनेसडे है। तो कम से कम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कितने क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कम से कम अभी से 50 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एटलीस्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, चाहे आप सिग्नल से कर लीजिए, नेटवर्क से कीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस भी अगर आज से हम डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे पास अगर ऑलमोस्ट 150 डेज का टाइम है, तो हमारे पास एक फिर भी अच्छा खासा कलेक्शन 7500 क्वेश्चंस आप लगभग सॉल्व कर चुके होंगे। तो एग्जाम के लिए जरूरी है कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आए। सर आपके पास स्क्रीनशॉट सेंड का किया हूं प्राइवेट मैसेज से, सर लैपटॉप में लाइव नहीं देख पा रहा हूं। मैंने राहुल आपको बता दिया पूरा प्रोसीजर, उसके बाद भी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है। आपके लैपटॉप को आप एक बार मतलब कि अगर कुछ ऐसे टूल्स हैं या फिर मतलब अगर रिसेट कर सकते हैं उसको तो रिसेट कर लीजिए, अगर आपके पास अगर अपना डेटा हटा करके, क्योंकि बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, जैसे जो सुधीर हैं वो लैपटॉप पे ही देख रहे हैं अभी लेक्चर्स। तो अपने एंड से यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ही एंड से। ठीक है, तो चलिए सुधीर जल्दी ही होगा, मुझे लगता है शायद कल से हो जाए। मोबाइल में अच्छा चलता है, नहीं मोबाइल में अच्छा चलता है, पर फिर भी मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा मोबाइल में ही देखें। आइस को थोड़ा सा हमें बड़ी चीजें दिखेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए लैपटॉप में देखेगा, नहीं तो मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। हमें मैसेज करना बता दूंगा, सुधीर बोल रहे हैं राहुल को कि मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कैसे होता है। तो सुधीर और राहुल आपस में कम्युनिकेट कर लीजिए। गेट वाला जो गेट ईएससी क्रैकर ग्रुप है उसमें एक दूसरे से नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से आप करने के बाद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है सुधीर। राहुल आपने बोला है कि आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, मैं समझ गया। स्क्रीनशॉट में ये लिखा होगा कि आपको लिखा होगा कि लाइव लेक्चर्स आप मोबाइल में ही अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, लेकिन ऐसा ऐप की तरफ से नहीं है। आप अगर रिफ्रेश कर लेंगे तो आप देख पाएंगे। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे फिर कल के सेशन में। कल मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्क की क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारी चीजें आप मेरे ऊपर रहने दीजिए, कैसे कंप्लीट करना है, कब कंप्लीट करना है, ये सभी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।